हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भारत की खोज का पार्ट 4 युगों के दौर का शेषांश पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम आपको पिछले अंशों की पुनरावृत्ति करवा देती हूँ। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा कि प्राचीनतम भारत में गणित शास्त्र का किस प्रकार विकास हुआ। ये माना जाता है कि आधुनिक अंक गणित का और बीज गणित की शुरुआत भारत में ही हुई। भारत में ज्यामिति, अंक गणित और बीज गणित की शुरुआत प्राचीन काल में हुई। बीज गणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ आर्यभट्ट का है, जिनका जन्म 427 ईस्वी में हुआ। भारतीय गणित शास्त्र में अगला नाम भास्कर, जिनका की समय 522 ईस्वी माना जाता है। फिर ब्रह्मपुत्र, जिनका समय 628 ईस्वी माना जाता है। इसके पश्चात प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी थे, जिसने शून्य पर लागू होने वाले सभी नियमों को निश्चित किया। अंक गणित की प्रसिद्ध पुस्तक है लीलावती। यह लीलावती भास्कर की पुत्री है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, परंतु इसका कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता। पुस्तक की शैली सरल और स्पष्ट है और इस पुस्तक का प्रयोग संस्कृत विद्यालयों में आज भी किया जाता है। 8वीं शताब्दी में खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल में, जिसका समय था 753 से 774 ईस्वी में, कई भारतीय विद्वान बगदाद गए और अपने साथ खगोल शास्त्र और गणित की पुरानी पुस्तक ले आए। अरब देशों से यह नया गणित संभवतः स्पेन में मूर विश्वविद्यालयों से होते हुए यूरोपीय देशों में भी कदम रखा। यूरोप में इस पर अंकों का विरोध हुआ और इनको अपनाने में कई 100 वर्ष लग गए। उसके पश्चात हमने पढ़ा विकास और ह्रास। जिस प्रकार ईस्वी सन से पहले 1000 वर्षों में भारत ने आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक कलह के बावजूद भी सभी दिशाओं में अपना प्रचार प्रसार किया और यह प्रचार प्रसार यूनान, ईरान, चीन आदि की जगत में मध्य एशिया में इसने अपनी शक्ति बढ़ाई। भारतीय उपनिवेशों की स्थापना का सभी क्षेत्रों में विकास हुआ। गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। आने वाले समय में यह कमजोर पड़कर इसका ह्रास होने लगा, खत्म होने लगा। 9वीं शताब्दी में मिहिर भोज एक संयुक्त राष्ट्र कायम करता है। 11वीं शताब्दी में एक दूसरा भोज सामने आता है। भीतरी कमजोरी ने भारत को इस समय जकड़ लिया था और भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर जीवन यहाँ अभी भी समृद्ध था। उत्तर भारत आक्रमणकारियों से अधिक प्रभावित रहा, क्योंकि सभी आक्रमणकारी इसी दिशा से आते रहे। दक्षिण दिशा में भी विदेशियों का आगमन व्यापक पैमाने में होता रहा, लेकिन इन जातियों का प्रभाव वहाँ कम रहा। भारत समय के साथ पतन के कारण क्रमशः अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता जा रहा था। यह प्रक्रिया धीमी थी और सदियों तक चलती रही। इतिहासकार डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी। अब हम आगे का अंश पढ़ेंगे। आज गरचे उसकी उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर जीवन वहाँ समृद्ध था। ऐसा हमने अभी बताया आपको कि भले ही छोटे छोटे राज्यों में उत्तरी भारत बटा हुआ था, परंतु यहाँ जीवन जो है वह संपन्न था और वहाँ कई सांस्कृतिक केंद्र दार्शनिक दृष्टि से ये स्थापित थे और दार्शनिक दृष्टि से सक्रिय यानी कि निरंतर कार्यरत थे।
हमेशा की तरह बनारस धार्मिक और दार्शनिक केंद्र विचारों का गढ़ था। गढ़ माने मुख्य स्थान को बोला जाता है गढ़। तो हमेशा की तरह भारत जो है धर्म और बनारस हमेशा की तरह बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ माना जाता है। लंबे समय तक कश्मीर भी बौद्धों और ब्राह्मणों के संस्कृत ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र बना रहा। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर भी बहुत समय तक बौद्धों और ब्राह्मणों के संस्कृत ज्ञान का केंद्र बना रहा। मतलब वहाँ पे ब्राह्मण और बौद्धों का जो संस्कृत ज्ञान है उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, जिसके विद्वानों का पूरे भारत में आदर किया जाता है। वहाँ के विद्वानों का पूरे भारत में आदर किया जाता था। यहाँ चीन, जापान और तिब्बत से विद्यार्थी आते थे, बल्कि कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से भी, मतलब बाहर से के देशों से भी यहाँ विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। धार्मिक और दार्शनिक विषयों, बौद्ध और ब्राह्मण के अनुसार के अलावा दूसरे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। यहाँ पर धार्मिक विषयों और दार्शनिक विषयों के अलावा अन्य विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। कला और वास्तु शिल्प के विभाग थे। वैद्यक का विद्यालय था, मतलब कृषि विभाग था, डेयरी फार्म था और पशु थे। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार ज़्यादातर नालंदा के विद्वानों ने किया। ये कह रहे हैं कि केवल यहाँ पे संस्कृत का ही ज्ञान, दर्शन का ही नहीं दिया जाता था, बल्कि अन्य विषयों का भी यहाँ पे केंद्र था ज्ञान का, जैसे कि कला के क्षेत्र में, वस्तु शिल्प के क्षेत्र में, और इसके अलावा कृषि विभाग, डेयरी फार्म, पशु पालन आदि के क्षेत्र में भी यहाँ पे कार्य होता था। और नालंदा के जो भारतीय संस्कृति का जो प्रसार है ज़्यादातर नालंदा के विद्वानों ने किया। नालंदा विश्वविद्यालय है, वहाँ के विद्वानों ने किया। इसके अलावा बिहार में आजकल के भागलपुर के पास विक्रमशिला और काठियावाड़ के बल्लभी विश्वविद्यालय थे। इसके अलावा, मतलब कश्मीर के अलावा कह रहे हैं कि आजकल जो भागलपुर के नाम से जाना जाता है वहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और इसके अलावा काठियावाड़ में बल्लभी विश्वविद्यालय भी प्रसिद्ध शिक्षा या अध्ययन अध्यापन के केंद्र थे। गुप्त शासकों के समय में उज्जैनी विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हुआ। कह रहे हैं कि जब गुप्त का शासनकाल था, गुप्त शासकों का काल था, समय था, उस समय उज्जैनी विश्वविद्यालय का भी बहुत उन्नति हुई, उसकी भी उत्कर्ष यानी उन्नति। जब गुप्त शासन था उस समय उज्जैनी विश्वविद्यालय की बहुत उन्नति हुई। दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय था, और भारत के दक्षिणी भाग में अमरावती विश्वविद्यालय प्रसिद्ध अध्ययन का केंद्र माना जाता था। ज्यों-ज्यों सहस्राब्दी समाप्ति पर आई, यह सब सभ्यता के तीसरे पहर जैसा लगने लगा। जैसे जैसे सहस्राब्दी, हजारवां साल जो है बीतने को आया, वैसे वैसे जैसे लगा कि ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे सभ्यता का तीसरा प्रहर, जैसे सूर्य ढलने लगता है तीसरे प्रहर में, वैसे ही ह्रास होना शुरू हो गया। दक्षिण में अब भी तेजस्विता और शक्ति शेष थी, और वह कुछ और शताब्दियों तक बनी रही। भारत के दक्षिणी भाग में जो तेजस्विता यानी कि तेज, ज्ञान का जो केंद्र है, ज्ञान का प्रचार प्रसार है, ये अभी भी बना रहा, और इसको कुछ शताब्दियों तक यह जो है अभी चलता रहा। पर ऐसा लगता है जैसे हृदय स्तंभित हो चला हो, उसकी धड़कनें मंद होती जा रही हैं। स्तंभित माने ठहराव, ऐसा लग रहा है कि जैसे हृदय में ठहराव आने लगा है,
मतलब स्तंभित यानी ठहराव, यानी हृदय की गति जो है रुकने लगी है और धड़कनें अब मंद होने लगी है। मंद माने धीमी पड़ने लगी हैं। मतलब कि धीरे धीरे उन्नति का जो समय था वो धीरे धीरे समाप्त होने पर आ गया। शंकर भी दक्षिण भारतीय थे। भारत और बौद्ध दोनों धर्मों का ह्रास होने लगा। भारत और बौद्ध दोनों धर्म जो है धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगे। ह्रास मतलब गिरावट, ह्रास मतलब कि गिरावट माने दोनों धर्मों में अब धीरे धीरे ह्रास होने लगा और पूजा के विकृत रूप सामने आने लगे। विकृत माने बिगड़े हुए, विकृत यानी बिगड़ा हुआ। जो पूजा पाठ के जो विकृत रूप है वो अब सामने आने लगे, मतलब उसका बिगड़ा हुआ रूप सामने आने लगा। विशेषकर तांत्रिक पूजा और योग पद्धति के भ्रष्ट रूप, विशेषकर ऐसा जो तांत्रिक पूजा का और योग पद्धति का जो भ्रष्ट रूप है, खराब रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है, वह सामने आने लगा। साहित्य में भवभूति 8वीं शताब्दी आखिरी बड़ा व्यक्ति था। गणित में आखिरी बड़ा नाम भास्कर द्वितीय 12वीं शताब्दी का था। कह रहे हैं कि साहित्य के क्षेत्र में भवभूति का नाम आखिरी कड़ी के रूप में माना जाता है। वह आखिरी विद्वान के रूप में माना जाता है जिनका कि समय 8वीं शताब्दी था। गणित में आखिरी बड़ा नाम भास्कर द्वितीय का था और गणित के क्षेत्र में जो विद्वान थे उसमें भास्कर द्वितीय का नाम आता है जिनका भी समय 12वीं शताब्दी माना जाता है। कला में इस E.V. हेवेल के अनुसार 7वीं या 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला का महान युग था। जो महान इतिहासकार E.V. हेवेल के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक का जो समय था वह भारतीय कला के लिए बहुत महान काल माना जाता है, बहुत महान समय माना जाता है। यही समय यूरोप में गाथिक कला के चरम विकास का समय था। ये समय जो है यूरोप में गाथिक कला के लिए भी ये विकास का समय माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस समय गाथिक कला का भी चरम विकास हुआ। प्राचीन भारतीय कला की रचनात्मक प्रवृत्ति का ह्रास स्पष्ट रूप से 16वीं शताब्दी में होने लगा। मेरा ख्याल है कला के क्षेत्र में भी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में ही पुरानी परंपरा ज़्यादा लंबे समय तक कायम रही। लेखक कहते हैं कि प्राचीन भारतीय कला की जो रचनात्मक प्रवृत्ति है वह रचनात्मक प्रवृत्ति रचनात्मक प्रवृत्ति का भी ह्रास स्पष्ट रूप से 16वीं शताब्दी तक देखा जा सकता है। 16वीं शताब्दी में उसका पतन देखा जा सकता है। और लेखक ऐसा मानते हैं कि कला के क्षेत्र में उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में पुरानी परंपरा जो है वह लंबे समय तक चलती रही। उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में जो कला के क्षेत्र में जो पुरानी परंपरा है वह चलती रही। उपनिवेशों में बसने के लिए आखिरी बड़ा दल दक्षिण में 9वीं शताब्दी में गया था, लेकिन दक्षिण के चोल वंशी 11वीं शताब्दी में तब तक एक बड़ी समुद्री शक्ति बने रहे जब तक उन्हें श्री विजय ने परास्त करके उन पर विजय नहीं प्राप्त कर ली। लेखक कह रहे हैं कि उपनिवेशों के बसने के लिए आखिरी जो बड़ा दल था, आखिरी बड़ा दल जो है वह दक्षिण में 9वीं शताब्दी में गया था और उसके पश्चात लेकिन दक्षिण में जो चोल वंशी थे, चोल वंश वाले थे, वे जो एक जैसे हूण शक थे उसी तरह चोल वंशी भी कुछ दिन शासन किए। उन्होंने 11वीं शताब्दी में तब तक एक बहुत बड़ी समुद्री शक्ति वे बने रहे जब तक
उन्हें श्री विजय ने परास्त नहीं किया। श्री विजय नामक जो शासक हैं उन्होंने परास्त किया, यानी उनको हराया। तब तक ये जब तक वे श्री विजय ने उन्हें परास्त नहीं किया तब तक वे एक बड़ी शक्ति के रूप में थे। परास्त करके उन पर विजय नहीं प्राप्त कर ली थी। समय के साथ भारत क्रमशः अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता जा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे भारत की जो प्रतिभा है और उसकी जो जीवनी शक्ति है धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। वह प्रक्रिया बहुत धीमी थी और कई सदियों तक चलती रही। लेकिन ये जो ह्रास की प्रक्रिया है, गिरावट की प्रक्रिया है, वह बहुत धीमे धीमे होती रही और यह प्रक्रिया कई सदियों तक चलती रही। इसका आरंभ उत्तर में हुआ और अंत में यह दक्षिण पहुंच गया। इसका जो आरंभ था वो उत्तर में था, माने ह्रास का जो शुरुआत था, पतन का शुरुआत था वो उत्तर में था और धीरे धीरे वो दक्षिण की ओर भी पहुंच गया। इस राजनीतिक पतन और सांस्कृतिक गतिरोध के कारण क्या थे? लेखक कह रहे हैं कि इन पर विचार करना चाहिए कि ये जो राजनीतिक पतन हुए और सांस्कृतिक गतिरोध हुए, इसके पीछे कारण क्या था। गतिरोध यानी कि रुकावट, गतिरोध यानी कि रुकावट, यानी कि जो सांस्कृतिक पतन हुआ और जो राजनीतिक पतन हुआ, ये इनके पीछे कारण क्या था। तो राधा कृष्णन का कहना है कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी। राधा कृष्णन जी का मानना है कि भारतीय दर्शन ने जो अपनी शक्ति थी उसे राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ ही खो दी। यह सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता खो जाने से सांस्कृतिक ह्रास अनिवार्य रूप से शुरू हो जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब राजनीतिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है तो धीरे धीरे सांस्कृतिक ह्रास भी होता है, ऐसा होना अनिवार्य है। लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता तभी छिनती है जब उससे पहले किसी तरह का ह्रास शुरू हो जाता है। लेकिन इसके पीछे यह भी कारण है कि राजनीतिक स्वतंत्रता भी तभी छिनती है जब उसके पीछे कोई पहले किसी तरह का ह्रास शुरू हो जाता है। ह्रास माने पतन की शुरुआत हो जाती है, गिरावट शुरू हो जाती है, तभी जो है तभी देश की राजनीतिक स्वतंत्रता भी छिनती है। भारत जैसे विशाल, अति विकसित और अत्यंत सभ्य देश बाह्य आक्रमण के सामने तभी हार मानेगा जब यह तो भीतर से खुद पतनशील हो या आक्रमणकारी युद्ध कौशल में उससे आगे हो। भीतरी ह्रास भारत में इन हजार वर्षों के अंत में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगा। कह रहे हैं भारत जैसे विशाल देश में जो विदेशी जो बाह्य आक्रमण के सामने कोई भी देश अपने भीतर से जब पतनशील होता है, उसकी भीतरी शक्ति खत्म होने लगती है, तभी वह उसका राजनीतिक ह्रास होता है। और भारत जैसे देश में यह आवश्यक है कि उसकी जो भीतरी शक्ति है वह खुद पतनशील हो और इसके साथ साथ युद्ध कौशल में जो आक्रमणकारी हैं वो उनसे आगे हैं। यही भारत में भी हुआ। भीतरी ह्रास भारत में इन हजार वर्षों के अंत में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। और हम देख पाएंगे, अगर हम पुराना इतिहास लेके देखें तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो भीतरी ह्रास है, माने भीतरी जो शक्तियों का जो पतन हो रहा है, वह हजार वर्षों के अंत में बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई देता है। हर सभ्यता के जीवन में ह्रास और विघटन के दौर बार बार आते हैं।
हर सभ्यता, कोई भी सभ्यता हो, किसी भी देश की सभ्यता हो, वहाँ पे ह्रास, ह्रास माने पतन, और विघटन, विघटन मतलब कि वो होना, बिगड़ना, टूटना, विघटन यानी कि गिरावट की ओर, आगे की ओर बढ़ना, वो विघटन कहलाता है। तो हर सभ्यता के जीवन में पतन और जो है गिरावट का जो दौर है, जो समय है, वह बार बार आता रहता है। पर भारत ने उससे, उनसे बचकर नए सिरे से अपना कायाकल्प कर लिया। परंतु भारत ने इन विघटन और जो ह्रास का दौर है उससे अपने आप को बचा लिया और उसने अपना कायाकल्प कर लिया। कायाकल्प माने रूप में बदलाव जो होता है उसे बोलते हैं कायाकल्प। उसमें एक ऐसा सक्रिय अंतस्थल रहा जो नए संपर्कों से अपने को हमेशा ताज़ा रूप देकर फिर से अपना विकास करता रहा। अंतस्थल, अंतस्थल यानी अंदर की भावना, अंतस्थल यानी कि अंदर की भावना। तो कह रहे हैं कि भारत में ये ऐसा सक्रिय, माने सक्रिय का अर्थ होता है यहाँ पे निरंतर कार्यरत। सक्रिय अंतस्थल, भीतरी भावना थी जो कि नए संपर्कों से अपने को हमेशा ताज़ा रूप देकर फिर से अपना विकास करता रहा। इस प्रकार ये माना जा सकता है कि भारत नए संपर्कों से अपने को हमेशा ताज़ा रूप देकर फिर से अपना विकास करता रहा। और यही कारण है कि भारत जो है नए रूप से फिर से विकास करता रहा, अपने आप को तरोताज़ा बना करके और अपने को विकास की ओर ले जाता रहा। कुछ इस रूप में कि अतीत से भिन्न होकर भी उसके साथ गहरा संबंध बना रहे। और भारत ने जो विकास किया उसमें जो है उसने अपने अतीत को नहीं त्यागा, वह अतीत से जुड़कर आगे की ओर बढ़ता रहा। विकास के दौर में, इस दौर में उसने अपने अतीत का त्याग नहीं किया, उससे संबंध वह बनाए रखा। भारत में हमेशा से व्यवहार में रूढ़िवादिता और विचारों में विस्फोट का विचित्र संयोग रहा है। रूढ़िवादिता पिछड़ी सोच को कहते हैं, जो पुरानी सोच होती है उसे रूढ़िवादिता कहते हैं। तो भारत ने जो है हमेशा से भारत में ऐसा देखा जाता है कि व्यवहार में यहाँ पे रूढ़िवादिता और विचारों में विस्फोट का विचित्र संयोग है। कुछ रूढ़िवादी हैं तो कुछ जो है विचारों में विस्फोट, यानी कुछ नए पद्धति को मानने वाले हैं। तो इस तरह से विचारों में वहाँ विस्फोट स्वाभाविक है। सभ्यताओं के ध्वस्त होने के हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं। सभ्यता के ध्वस्त होने के, ध्वस्त माने नष्ट, विनष्ट होना, ध्वस्त होना माने पूरा समूल नाश होना, उसको बोलते हैं ध्वस्त। तो सभ्यताओं के ध्वस्त होने के हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं। सभ्यता कैसे नष्ट हुई, विनष्ट हुई, उसके बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण यूरोप की प्राचीन सभ्यता का है। हर जगह की सभ्यता एक न एक बार वो ध्वस्त होती ही है। तो इसीलिए हमको सबसे उल्लेखनीय उदाहरण देने लायक, उल्लेखनीय मतलब जिनका हम जिक्र कर सके, ऐसे विशेष उदाहरण के रूप में यूरोप की जो सभ्यता है उसका जो पतन है उसको हम देख सकते हैं। यूरोप की जो प्राचीन सभ्यता है उसको हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जिसका अंत रोम के पतन के साथ हुआ, जिसका अंत हुआ रोम के पतन के साथ। भारतीय सभ्यता का ऐसा नाटकीय अंत न उस समय हुआ न बाद में, किंतु उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई देता है। भारतीय सभ्यता का जो ये नाटकीय अंत था, मतलब इस तरह का अंत, अचानक से अंत हो जाना, नाटकीय अंत, नाटक के रूप में अंत, अचानक जो है गिरावट की ओर आना और फिर विकास करना, फिर गिरावट की ओर जाना। तो ये जो नाटकीय अंत था भारतीय सभ्यता का, यह उस समय हुआ और
भारतीय सभ्यता का ऐसा नाटकीय अंत न उस समय हुआ था और न बाद में हुआ था। इस प्रकार लेखक कहते हैं कि भारतीय सभ्यता का जो इस प्रकार का नाटकीय अंत न तो उस समय हुआ यानी कि जब ह्रास शुरू हुआ और न बाद में हुआ, किंतु उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई देता। उत्तरोत्तर माने एक के बाद एक कुछ समय के बाद मतलब लगातार एक के बाद एक जो है देखा जाए तो अवनति की तरफ आगे बढ़ता रहा। शायद यह भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते हुए कट्टरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य परिणाम था। और भारतीय जो सभ्यता का इस प्रकार नाटकीय अंत होता दिखता है। नाटकीय अंत यानी अंत हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, फिर विकास हो रहा है, कभी पतन की ओर चल रहा है, फिर विकास की ओर जा रहा है। तो ये हम तब तक देख सकते हैं। ये जो है इसका कारण क्या है? इसका कारण है समाज व्यवस्था में जो बढ़ते हुए कट्टरपन की भावना है। समाज व्यवस्था में जो कट्टरपन की भावना माने किसी विचार को, किसी नियम को कट्टरता से मानना, कट्टरपन की भावना। और गैर मिलनसारी मतलब किसी के साथ मिलजुल के नहीं रहेंगे, किसी धर्म को नहीं मानेंगे, उदारता की भावना का न होना इसका अनिवार्य परिणाम माना जाता है। कारण के रूप में ये है, यही इसका मुख्य कारण है पतन का, जिसे यहाँ की जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है। और ये जो कट्टरपन है और गैर मिलनसारी जो रूप है वह हम यहाँ की जाति व्यवस्था में देख सकते हैं। जहाँ भारतीय विदेश चले गए, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में, वहाँ उनकी मानसिकता, रीति रिवाज और अर्थव्यवस्था किसी में इतना कट्टरपन दिखाई नहीं पड़ता। और जहाँ पे भारतीय विदेश चले गए तो उनके ऊपर जो है विदेशी प्रभाव पड़ने के कारण उनमें उतनी कट्टरता नहीं दिखाई देती है। न तो उनकी मानसिकता में उतनी कट्टरता दिखाई देती है, न उनके रीति रिवाज में, न उनकी अर्थव्यवस्था में, कहीं भी इतनी कट्टरता नहीं दिखाई देती है। क्योंकि जो भी विदेशी विदेशों में गए, अगले 400-500 वर्ष हुए इन उपनिवेशों में फले फूले और उन्होंने तेजस्विता और रचनात्मक शक्ति का परिचय दिया। तो कह रहे हैं कि जो विदेश गए उनके व्यवहार में उतनी कट्टरता नहीं दिखाई देती है और वे 400-500 वर्ष तक वहाँ पे उपनिवेशों में बहुत फले फूले, माने उनका उनकी उन्नति हुई और उन्होंने तेजस्विता और रचनात्मक शक्ति का विकास किया। तेजस्विता यानी कि तेज, उनकी जो तेज थी, उनकी जो तेजस्विता यानी उनकी जो तेज थी, उस तेजस्विता का, उनके ज्ञान का विस्तार हम देख सकते हैं। स्वयं भारत में गैर मिलनसारी की भावना ने उनकी रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। लेखक ऐसा मानते हैं कि जो भारत में गैर मिलनसारी की भावना है उसी ने भारत के उसकी तेजस्विता का अंत कर दिया, उसकी रचनात्मकता का अंत कर दिया। जो दूसरों से न मिलजुल के रहने की जो भावना है, कट्टरता है, उसने उसकी रचनात्मकता का अंत कर दिया। जीवन निश्चित चौखटों में बट गया, जहाँ हर आदमी का धंधा स्थायी और नियत हो गया। ऐसा होने पर उसका परिणाम यह हुआ कि जीवन जो है एक निश्चित दायरे में बंध गया और जहाँ सब कुछ स्थायी था, माने कोई भी बदलाव का नहीं दिखाई देता था, रास्ता का कोई बदलाव का रास्ता नहीं दिखाई देता था। देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का काम हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय वाणिज्य व्यापार को निजी नज़र से देखते थे और जो ये वर्ण व्यवस्था हुई, वर्ण व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि क्षत्रिय युद्ध को अपना क्षेत्र मानने लगे, ब्राह्मण पूजा को, वैश्य जो है व्यापार को और नीची जाति वालों को शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित कर दिया गया। उस कट्टरपन का ये प्रभाव पड़ा कि भारत जो
ये थे जो नीची जाति वाले थे, उनको जो है वंचित कर दिया गया शिक्षा से। और उनको जब शिक्षा से वंचित कर दिया गया तो इस तरह से भारत में का विकास धीरे धीरे ठप होता गया। फिर ये कहते हैं कि नीची जाति वालों को शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित कर दिया गया और उन्हें अपने से ऊंची जाति के लोगों के अधीन रहना पड़ा और समाज में ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि उन्हें अपने से ऊंची जाति के अधीन रहना पड़ता था, जिसके कारण समाज में टूट तो होना स्वाभाविक है। भारत के सामाजिक ढांचे ने भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता दी। दृढ़ता माने मजबूती। भारत की जो सामाजिक ढांचा, भारत का सामाजिक ढांचा था, उसने भारतीय सभ्यता को एक बड़ी ही मजबूत शक्ति दी, मजबूती दी। उसने गुटों को शक्ति दी और उन्हें एकजुट किया। कह रहे हैं कि उन्होंने जो गुट थे उनको शक्ति दे करके उन्हें एकजुट किया, उनको उनमें एकता का प्रयास किया। लेकिन यह बात बृहत्तर एकता और विकास के लिए बाधक हुई। परंतु यदि देखा जाए तो ये जो इन्होंने जो गुट बनाया था उससे जो है भारत के विकास में वह बाधक के रूप में साबित हुआ। अब शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।